सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दारोगा 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हम जीएस, झारखंड जीएस, मैथ, रीजनिंग और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसे 2019 और 20 के करंट अफेयर से कोरिलेट करके देखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 2016 और 15 का भी वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है के वेणुगोपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एट विच पोस्ट इन जून 2017। के वेणुगोपाल को सन 2017 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल ही हैं। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें चीफ जस्टिस की, तो अभी चीफ जस्टिस 47वें नंबर के हैं शरद अरविंद बोबड़े। अच्छा, 46वें नंबर के कौन थे? ये थे रंजन गोगोई। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें राज्यपाल की, तो झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 18 मई 2015 से पद पर आसीन हुए हैं। अच्छा, एक और फैक्ट कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो ये भी हैं द्रौपदी मुर्मू ही हैं। अच्छा, ये 2000 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक भी रही हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर का था। शांतनु नारायण एंड विवेक मूर्ति हैज़ बीन ऑनर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2017। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेट इमिग्रांट्स द प्राइड ऑफ अमेरिका। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द डिफेंस मिनिस्टर इज फ्रॉम सिख रिलीजन। निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री सिख धर्म से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कनाडा से। अच्छा, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ये है राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ कंस्टिट्यूएंसी से हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। हु कंसेप्चुअलाइज्ड जीएसटी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जीएसटी का भारत में किसने पहली बार परिचय करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आरबीआई गवर्नर्स आई.जी. पटेल, बिमल जलान एंड सी रंगराजन इन 1999। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी की अगर बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, तो भारत में लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को। अरे, जो भारत का जीएसटी मॉडल है वो कनेडियन मॉडल पर आधारित था। और सबसे पहला देश जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी फ्रांस है, जो कि 1954 में किया था। अच्छा, ये बिल कौन सा था? अमेंडमेंट बिल था 122वां और अमेंडमेंट एक्ट था 101वां, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद आता है 279 के ए के तहत। ठीक है। अच्छा, जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति के द्वारा। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। हु वाज सविता चौधरी। सविता चौधरी कौन थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगर थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। ऑन विच डेट इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल डॉक्टर्स डे इन 2017। किस दिन 2017 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 जुलाई। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। इन विच फिल्म वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट फिल्म इन 62nd फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन। अब 62वां फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म डिक्लेयर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दंगल। दंगल जो कि आमिर खान की मूवी थी। अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो ये हिंदी मूवी के लिए दी जाती है। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था? 21 मार्च 1954 को हुआ था। और इस बार जो रिसेंट में आयोजित किया गया है वो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित किया गया है असम के गुवाहाटी में। ठीक है, इसमें बेस्ट मूवी कौन सी थी? ये थी गली बॉय। और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? जोया अख्तर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव वाईफाई कनेक्टिविटी इन पब्लिक प्लेस।
पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा किस सिटी में सबसे पहले शुरू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुंबई। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है और इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर का कंस्टिट्यूएंसी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर.के. पचनंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर करंट की अगर बात करें आईटीबीपी की, तो अभी कौन है? एस.एस. देसवाल हैं, तो ये याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है। Which of the following Indian economist was appointed president of International Economic Association in 2017? निम्नलिखित में किस भारतीय इकोनॉमिस्ट को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कौशिक बासु। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। Ankush Dahia has won gold in Ulan Bator Cup boxing tournament in 2017 in which category? तो कौन सी कैटेगरी में? तो 60 kg कैटेगरी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्रीहरिकोटा। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग राज्य बनने वाला पहला राज्य था। अच्छा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही 25वां उच्च न्यायालय बना है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? जीके माहेश्वरी हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोला जाता है और इसरो का मुख्यालय है। अच्छा, इसरो के चीफ कौन है? के सिवन है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, $5 lakh bonds were donated by India फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन 2017? निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत ने $5 लाख का दान दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसके हेड कौन है? जॉर्जिवा क्रिस्टलिना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। मीना केतन दास फिल्म एक्टर पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फिल्म इंडस्ट्री? मीना केतन दास जिनकी अभी मृत्यु हुई है, वो किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़िया का। अरे करेंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि बदलते रहते हैं, तो इससे रिसेंट में जिनकी अबिचुअरी हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 15 number question. How much loan amount has been approved by World Bank to add Skill India Mission? Skill India Mission ऐड के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन मंजूर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250 मिलियन, जो कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन 2017 मेन सिंगल्स टाइटल एट द थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट? थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस 2017 को किस भारतीय प्लेयर ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी साई प्रणीत। ठीक है, बी साई प्रणीत। और बी साई प्रणीत कहाँ के हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश के। अच्छा, किदाम्बी श्रीकांत भी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? किस देश ने माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। अच्छा, इंडिया में भी कहाँ सबसे ज़्यादा? कोडरमा में, हज़ारीबाग में, बोकारो में। यानी कि कोडरमा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर इसके अलावा हज़ारीबाग और बोकारो में भी पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। रिवर अलकनंदा मीट्स भागीरथी रिवर एट देवप्रयाग टू फॉर्म विच मेन स्ट्रीम रिवर? अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी नदी से देवप्रयाग मेन स्ट्रीम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी की अगर हम बात करें तो इसका लेंथ कितना है? 2525 मीटर है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट सेलिंग ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर?
बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूदा सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49%। अच्छा, अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो भारत में रेगुलेट करता है इरडा यानी कि IRDA, इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में यानी कि 1999 में, और इसके चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खूंटिया हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, और सारे के सारे फैक्ट्स जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं और एग्जाम में आया हुआ है कोई ना कोई एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? तो इसका आई होप सभी आंसर जानते होंगे, माउंटबेटन। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मक्का, मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल? आई होप इसका भी करेक्ट आंसर सभी जानते होंगे, कोलकाता। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। इन 2016 what was India's rank in money hoarded Swiss bank according to the Swiss National Bank? स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2017 जमा और रुपयों के संदर्भ में भारत की क्या रैंक थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 88th। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्ट हेल्ड? कब और कहाँ विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप्रैल 2017 पटना में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। इन 2017 विच बैंक हैज लॉन्च्ड वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर द बैंकिंग कस्टमर्स दैट वुड अलाउ क्लाइंट्स टू यूज देयर वॉइस प्रिंट फॉर ऑथेंटिकेशन? प्रमाणीकरण के लिए वॉइस प्रिंट आवाज़ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा किस बैंक ने सन 2017 में अपने ग्राहकों के लिए आरंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिटी बैंक। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें ICICI बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अच्छा, अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। व्हेन वाज नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी थिंक टैंक एस्टैब्लिश्ड? नीति आयोग एक भारत सरकार थिंक टैंक है जिसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और पहले इसका नाम था योजना आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। अच्छा, अगर हम नीति आयोग की बात करें, थिंक टैंक की बात करें, तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और अभी वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। और प्रथम कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको नीति आयोग से रिलेटेड याद रखने चाहिए। उसके बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। Who is the president of International Hockey Federation, which is the international governing body of field hockey and indoor field? यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, जो कि फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नरेंद्र बत्रा। और अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र बत्रा ही है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। एस अब्दुल रहमान 79, पॉपुलरली नॉन एज काविको, हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वाज द फेमस पोइट ऑफ विच लैंग्वेज? एस अब्दुल रहमान फेमस कवि पहचाने जाते थे काविको के नाम से। इनकी मृत्यु अभी हुई है, वो किस भाषा के जानकार थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तमिल। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को हमने शामिल किया हुआ है सिर्फ एनालिसिस के लिए, इसे याद नहीं रखना है क्योंकि यह हर बार बदलेंगे और जितने भी अबिचुअरीज हैं रिसेंट में उसे याद रखना जरूरी है, यानी कि निधन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, उससे पहले हिंदी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट खरीदा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का क्या नाम है? बिल गेट्स नाम है और ये सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। अच्छा, पहले कौन है? ये अमेजोन के मालिक हैं जिनका नाम है जेफ बेजोस, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, भारत के अगर पूछ ले तो कौन है? भारत के हैं मुकेश अंबानी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन।
नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस व्यक्ति को 44वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जगदीश खेहर। अच्छा, ये 44वें थे। 45वें नंबर पे कौन थे? दीपक मिश्रा। अच्छा, 47वें नंबर पे कौन थे? सॉरी, 46वें नंबर पे कौन थे? ये थे रंजन गोगोई। और अभी 47वें नंबर पे कौन है? अभी है शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। परिमर्जन नेगी हैज़ बीन अवार्डेड इंडियाज यंगेस्ट स्पोर्ट्स स्टार इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। परिमर्जन नेगी को निम्नलिखित खेलों में से भारत के सबसे कम उम्र के खेल स्टार से सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 30 क्वेश्चन जीएस का। अब आगे हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन साइंस का। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, जहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस दैट इज एसेंशियल टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है VHF स्टैंड्स फॉर। तो VHF का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि बहुत उच्च आवृत्ति। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है लीवर, यानी कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? ये है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। और सबसे बड़ा ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है? ये है स्किन यानी कि चमड़ी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। A unit of measurement of optical power of a lens is called as। लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप की एक इकाई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायोप्टर। डायोप्टर इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस के अलावा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दोनों किरणों का खोज भी इन्होंने किया था। अच्छा, उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन की, तीनों ने सेल्स के न्यूक्लियस का खोज किया था, यानी कि कोशिका के नाभिक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड एज। जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गैल्वेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं? एक कोटिंग लगाया जाता है जिंक का। ठीक है, जिंक का एक कोटिंग लगाया जाता है और उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये कोटिंग लगाया जाता है या तो आयरन पर या तो स्टील पर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। is a chemical process in which substance reacts rapidly with oxygen and gives off heat। एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कंबसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वलन। तो 8 नंबर क्वेश्चन, स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ किडनी को, यानी कि वृक्क के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। और पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी से संबंधित जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं पेडोलॉजी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंसेज हैव जीरो थर्मल एनर्जी इज। तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि -273.16 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, द एंशिएंट ओरिएंटल आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज इन ड्राफ्ट फॉर्म इज कॉल्ड। बौने रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन प्राच्य कला को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बोनसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन,
डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, हीलियम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है और 18 ग्रुप को इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप कहा जाता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, 18 ग्रुप यानी कि इनर्ट गैस का डिस्कवरी कौन किया था? रैमजे ने किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, हु वाज द पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के वैक्सीन के अग्रणी कौन है, यानी कि इसके आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है एडवर्ड जेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लुईस पास्चर की, तो ये टीबी के वैक्सीन का खोज किए थे। ठीक है, टीबी के वैक्सीन का। उसके बाद नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बेरी की कमी के कारण होता है। तो किसके कमी के कारण होता है? ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायामीन है। अच्छा, राइबोफ्लाविन ये विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है। पैराडॉक्सिन ये विटामिन B6 का है और कैल्सीफिरोल ये विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच आउट ऑफ दीज इज द मोस्ट मिलेबल मेटल? इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है? तो कौन सा है सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड, यानी कि सोना। सोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम पारा की बात करें तो पारा के अयस्क यानी कि ओर क्या होता है? शून्य बार होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 3D images that is projected and captured on a 2D surface is called? जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है होलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेंज ऑफ UHF बैंड इज, तो UHF बैंड का रेंज क्या है? 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, द ब्राइटेस्ट प्लानेट इज, सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस, यानी कि शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? ये पहले था बृहस्पति का, लेकिन अब हो गया है शनि का। शनि का 20 नया खोजे जाने के बाद उपग्रह की संख्या हो गया है कितना? 82 हो गया है, जबकि बृहस्पति का 79 है। तो अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि, ना कि बृहस्पति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज, कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी अन्य जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है, जिसको हेट्रोट्रोपिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड, फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन, यानी कि निस्पंदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, सब्लिमेशन की, तो ध्रुवपतन क्या होता है? ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसी को कहते हैं क्या? सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? कपूर, नेप्थलीन की गोलियाँ, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और एंथ्रासाइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरीके से अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टोटल 20 क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू हो जाता है झारखंड का क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल हैव सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स क्रिएशन इन 2000? सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। कौन कौन से लोग हैं? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा और रघुवर दास। इस तरीके से 6 लोग हैं जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है।
अच्छा, अगर नंबर वाइज देखें तो ये हेमंत सोरेन 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट इन ईयर 2000 फॉर हाउ मनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 बार। 3 बार कब किया गया है? सबसे पहली बार किया गया है 19 जनवरी 2009 को, जब सीएम थे शिबू सोरेन। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे था 1 जून 2010 को लगा था, जिस समय सीएम फिर से थे शिबू सोरेन। उसके बाद आखिरी में यानी कि तीसरे नंबर में तो लगा था 18 जनवरी 2013 को, उस समय चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा हुआ है। सबसे पहले 2009 में, उसके बाद 2010 में और उसके बाद 2013 में। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड इन ईयर 2000 हाउ मेनी पीपल हैज सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 लोगों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे प्रभात कुमार। अच्छा, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ये भी है द्रौपदी मुर्मू ही। और द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 को पद पे आसीन हुई थी और दोबारा से इन्हीं को चुना गया है राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड इज रैंक्ड एट विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 28 स्टेट। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यूटी की बात करें, भारत में यूटी की संख्या कितनी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? अभी 8 है, 9 नहीं है। सभी को कंफ्यूजन हो जाता है कि 9 है, 9 नहीं है, क्योंकि पहले ये संख्या 7 थी, 7 के बाद हो गई 9। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी बनने के बाद टोटल 9 हो गया। लेकिन फिर से 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक सिंगल यूटी बना दिया गया, एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरीके से 9 से 1 घट के कितना हो गया? 8 यूटी हो गया। तो अभी टोटल 8 यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है और 28 स्टेट्स है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, the formation of Jharkhand state on November 15, 2000 is also the birth anniversary of which of the following personality from Jharkhand। तो इसका आंसर आई होप सभी जानते होंगे, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। तो किसका है? सभी जानते हैं, ये किसका है? बिरसा मुंडा का है, जिनको धरती आबा या भूपिता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ राजभवन ऑफ झारखंड। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सदालो ब्लेयर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द 4 सिल्क पार्क प्लांटेड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय झारक्राफ्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिडीह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गिरिडीह को झारखंड धाम के नाम से जाना जाता है। दुमका के गांव है मलूटी, जिसको मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गिरिडीह जिला कब बना था? 1972 में बना था। और दुमका जिला कब बना था? 1855 में बना था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी जानते हैं, कॉपर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, यानी कि तांबा उद्योग के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एल्युमिनियम उद्योग के लिए
मूरी। सीमेंट उद्योग के लिए पलामू का जपला और लोहा उद्योग के लिए जमशेदपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बॉक्साइट इज अबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लोहरदगा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। घाट जिले में क्या पाया जाता है? तांबा। कोडरमा में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा माइका पाया जाता है, यानी अभ्रक की राजधानी कहा जाता है कोडरमा को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन इन झारखंड। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? फसल का मौसम नहीं है, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका जायद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख फसलों की, तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल है धान, गन्ना, मक्का, ज्वार। ये बोया कब जाता है? मानसून के आगमन पर, यानी कि जून जुलाई में ये बोया जाता है और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, यानी कि मानसून के समापन पर। अगर हम रबी की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, ये सब हो जाएगा। अच्छा, ये बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में। अच्छा, एक फसल है जायद, ठीक है, जायद फसल जो कि झारखंड में नहीं पाया जाता है, ये क्या होता है? ये बोया जाता है मार्च अप्रैल में और काट लिया जाता है जून जुलाई में। ये छोटे मौसम का फसल होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्रोमाइट एंड मैग्नीज ओर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट सिंहभूम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वेस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना था? पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों ही 1990 में जिला बना था। लातेहार कब बना था? लातेहार 2001 में जिला बना था। और गिरिडीह कब जिला बना था? गिरिडीह जिला बना था 1972 में। और रामगढ़ कब बना था? रामगढ़ और खूंटी दोनों ही 2007 में जिला बना था। तो इतने सारे फैक्ट जो याद रखना है आपको। और गिरिडीह को झारखंड धाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कोल रिजर्व इन मिलियन टन्स इन झारखंड। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 803556, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 80,356। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सोल प्रोडक्ट ऑफ नन कोकिंग कोल। भारत में कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अच्छा, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड का हाल में ही एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसेन। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ में एक फेमस नेशनल पार्क है, कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। अच्छा, बिहार में भी एक फेमस नेशनल पार्क है, यानी कि टाइगर रिजर्व है एक्चुअली, ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो इज, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड का उपराजधानी क्या है? तो उपराजधानी क्या है? दुमका। और दुमका जिला कब बना था? अभी हमने बताया था, दुमका जिला बना था 1855 में। और दुमका का ही एक गांव है जिसको मलूटी कहा जाता है, ये गांवों का मंदिर है। अच्छा, अगर हम पलामू की बात करें, तो पलामू जिला कब बना था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, लातेहार जिला कब बना था? 2001 में। गढ़वा कब जिला बना था? गढ़वा, बोकारो और चतरा तीनों ही जिला बना था 1991 में, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद हम अगर बात करें, तो झारखंड के और भी उप राजधानी बनाने की घोषणा किए थे हेमंत सोरेन, वो कौन कौन सा था? एक तो था दुमका, तीन कौन कौन सा था? एक था पलामू का मेदिनीनगर,
फिर था चाईबासा और उसके बाद था गिरिडीह। यानी कि झारखंड के 4 उपराजधानी बनाने की घोषणा हेमंत सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड बाय सीएम रघुवर दास एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ झारखंड ऑन 24 फरवरी 2015? तो उस समय के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीके पांडे। ठीक है, लेकिन अगर करंट में पूछे कि करंट में कौन है, तो करंट में है एम.वी. राव। ठीक है, कौन है? एम.वी. राव है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, HEC फैक्ट्री इन झारखंड was formed with the help of which country? झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया और रूस, दोनों की सहायता से लगाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। अगर हम बात करें HEC की यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और उत्पादन शुरू हुआ था 1963 में। इसके अलावा HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है, जो कि हटिया रांची में स्थित है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, करंट कौन है मुख्य न्यायाधीश? ये हैं रवि रंजन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, with the help of which country has established Foundry Forge Controller Factory in रांची? किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। और ये जो फाउंड्री फोर्ज है ये HEC का ही एक यूनिट है। ठीक है, HEC का ही एक यूनिट है, इसलिए चेकोस्लोवाकिया और रूस दोनों को ही सहायता से क्या बना था? फाउंड्री फोर्ज संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, इन द झारखंड स्टेट चांडिल हाइड्रो पावर स्कीम इज ऑन विच रिवर? झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगर हम स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से है? रांची के नगड़ी गांव से है। अच्छा, इसका मुहाना कौन सा है? मुहाना है बंगाल की खाड़ी। अच्छा, स्वर्ण रेखा नदी पर 2 डैम है, एक तो चांडिल डैम है और दूसरा गालूडी डैम है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, विच प्लेस इन झारखंड इज आल्सो नॉन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर? झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतरहाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेतरहाट सबसे ठंडा प्लेस है और सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है कहाँ पर? नेतरहाट में, और इसे पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी यानी कि जमशेदपुर को, तो जमशेदपुर को कारखानों का शहर कहा जाता है, भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है और इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम रांची की बात करें तो शहीदों का शहर कहा जाता है और झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉग्रेटेड? दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3। लेकिन एक्चुअल में इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, और 1976 में और भी अभयारण्य हैं जैसे हजारीबाग, महुआ डांड, ये दोनों का ही स्थापना हुआ था 1976 में। अच्छा, महुआ डांड अभयारण्य कहाँ पे है? ये लातेहार में है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, बेतला नेशनल पार्क is the national park located in which of the following districts of झारखंड? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार इसका करेक्ट आंसर होगा, पलामू नहीं होगा। ठीक है, पलामू गलत आंसर है, लातेहार इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और ये टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा ये इसमें सबसे पहले बाघ की जनगणना कब हुई थी? 1932 में सबसे पहले बाघ की जनगणना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ फार इज हुंड्रू फॉल फ्रॉम झारखंड बाई रोड? हुंड्रू रांची से कितने दूर है सड़क रास्ते से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, in which year Bokaro was given the status of district?
किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो मैंने बताया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने कई बार बताया है कि बोकारो, चतरा और गढ़वा तीनों ही जिला बना था 1991 में बना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। हु इज द फेमस पर्सन फ्रॉम बोकारो? बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? लुगुबुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की, तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको कब दिया गया था? 2007 में दिया गया था। पद्मश्री कब दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था 2009 को। और ये 2007 में क्या जीते थे? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, इसी के कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें करिया मुंडा की, तो करिया मुंडा क्यों फेमस है? करिया मुंडा को 2019 में ही पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ ये 8 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा इनका कंस्टिट्यूएंसी क्या रहा है? खूंटी इनका कंस्टिट्यूएंसी रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। चतरा वाज मेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग राज्य बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? इसे भी कई बार बताया गया है। 1991 में। 1991 में 3 जिला बना था, चतरा, बोकारो, गढ़वा। 3 जिला बना था कब? 1991 में। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है झारखंड का पोर्शन। अब यहाँ से देखते हैं मैथ का क्वेश्चन, और मैथ का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर? इस नंबर में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 2 के स्थानीय वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना जीरो हो जाएगा? कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के बाद हम 5 जीरो यहाँ पे प्लेस कर देंगे, 5 जीरो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे भी 2 है, तो इसके बाद कितना है? 3 जीरो है, 3 जीरो है, और उसके बाद फिर क्या है? 2 है। अब इसका डिफरेंस पूछा, यानी कि माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 0 0 0, ये 8 आ जाएगा, ये 9 और ये 1, यानी कि 198000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 leaves 8 as remainder. What will be the remainder when double of this number is divided by 4? किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उससे दुगनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अब देखिए, जो बोर्ड ने आंसर माना है उसके अनुसार तो ये होगा कि ये उससे दुगनी का मतलब ये है कि ये 8 के दुगनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो 8 का दुगनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 16 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 रिमाइंडर हो जाएगा। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके अनुसार कैसे होगा कि 9 शेषफल बचता, 8 शेषफल बचता है। जैसे हमने कोई भी संख्या से डिवाइड किया, एक बार में डिवाइड किया, तो कितना शेषफल बच रहा है? 8 बच रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी कि ये 17 रहा होगा। अब इसका जब हम दुगना करेंगे, यानी कि 34 करेंगे, और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में 2 रहता तो इसका करेक्ट आंसर 2 होता, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग उससे दुगनी का मतलब है कि ये 8 के बारे में बात कर रहा है, 8 के दुगनी के बारे में बात कर रहा है। तो 8 दूनी 16 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैव यूनिक प्लेस डिजिट एज 3? 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक 3 हैं? तो इसे काउंट करना होगा कि कितने अभाज्य संख्या है। तो पहला हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 13, 23, 33 नहीं होगा, ये 33 नहीं होगा क्योंकि ये 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा 43, उसके बाद 53 हो जाएगा, ये 63 नहीं होगा क्योंकि ये 7 और 9 दोनों से डिविजिबल है। उसके बाद 73 हो जाएगा, फिर उसके बाद 83 हो जाएगा। 93 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है।
इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 125 द क्वोशिएंट इज 85 एंड द रिमाइंडर इज 22। द नंबर इज, किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 85 तथा शेष 22 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमने 5 लिया हुआ है और 2 से जब हम डिवाइड करते हैं 2 बार में, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी कि जब भी हमें बीच वाला संख्या फाइंड करना हो तो ये दोनों को अगर हम गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो इसमें निकालना है 125 से हम भाग दे रहे हैं, ये देखिए 125 से भाग दे रहे हैं, ये नंबर नहीं पता है, और 85 इसका भागफल मिल रहा है और शेष कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 10625, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 22 को ऐड कर देंगे, ये 22 को ऐड किया, उसके बाद 74601, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस नंबर अप टू 80 टर्म्स। इस संख्या का 80 पदों तक योग क्या होगा। ये संख्या जो एपी में दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, 80 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब एक एक टर्म को समझते हैं। देखिए सबसे पहले है n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कुल पदों की संख्या। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद कितना है, 3 है। अच्छा, उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लगातार 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हर जगह पे 4 है, 19 में से 15 माइनस करेंगे 4, 15 में से 11 माइनस करेंगे 4, तो हर बार जो 4 डिफरेंस आ रहा है यही कॉमन डिफरेंस यानी कि डी है। अब एक एक करके सारे वैल्यू को इसी फार्मूला में पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, n/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद 2a, फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद n-1 यानी कि 80 में 1 माइनस कर देंगे, 79 हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस कितना है, ये देखिए 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौके 36, 28 3 31 प्लस 6, और क्या करना है, 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 322 गुने 40, तो 322 को 40 से गुना कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। 322 को 40 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 4 दिया 12 और एक 0, यानी कि 1288 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 2145 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आसपास का क्यूब देखते हैं। अब जैसे अगर हम 12 के क्यूब की बात करें तो 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28 होता है, इसके आसपास नहीं है। अच्छा 13 का क्यूब देखते हैं, 13 का क्यूब कितना होता है, 21 97 होता है। अच्छा इसके आसपास अब मिल गया, इसके आसपास मिल गया, तो ये दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इसे ये पता चल जाएगा कि कितना ऐड करने की आवश्यकता है। तो 21 97 किसका होता है, 13 का क्यूब होता है। अब हम 21 97 में 21 45 को कर देंगे माइनस, और जब माइनस कर रहे हैं 45 को तो कितना मिल जा रहा है, 25, यानी कि 52 मिल जा रहा है, 52। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। अभी इस इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 36 स्क्वायर, यानी कि 2 बार इसको लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, 49 लिख दिया। उसके बाद देखिए इसको काट देते हैं, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, और इधर जाएगा तो 36, ठीक है ये दोनों। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया
36 इंटू 49। अब ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। अब रूट हो जाएगा तो इसका 6 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा। तो 7×6 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। सुमित परचेज लैपटॉप फॉर ₹25,000 and sold it in ₹26,500. Find the profit earned by सुमित। सुमित ने 25,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीद कर उसे 26,500 रुपये में बेच दिया। सुमित द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट में दिया है, मतलब कि लाभ परसेंट यहाँ पे निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये सीपी दिया हुआ है, सीपी, और ये दिया हुआ है एसपी, यानी कि ये क्रय मूल्य दिया हुआ है और ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लाभ के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो लाभ पता चल जाएगा। तो लाभ कितना आ जा रहा है, 1,500 रुपये आ रहा है। और हमारे पास सीपी कितना है, 25,000 है, इंटू 100 कर देंगे। ये है लाभ परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। तो कैंसिल करते हैं, 20 से 20, 1 से 1 कट जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 25, 5 दूनी 10। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 30% आफ्टर सेलिंग अ पेन फॉर ₹56, देन इन व्हाट प्राइस विल इट बी सोल्ड टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। यदि किसी पेन को 56 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए यहाँ 30% की हानि भी है, मतलब 70% में बेचा गया है, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 56, और 20% क्या करना है, लाभ कमाना है उसके। तो कितना में बेचना होगा, तो कितना में बेचना होगा, तो 120% का जो वैल्यू होगा वही उसके एसपी के बराबर होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो 70% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे फाइंड करने के लिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 56 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 70, मतलब 56 120 बाई 70%। कैंसिल कर देते हैं, 8 × 7 = 56, यानी कि 12 × 8 = 96। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ₹6, 3, 10 पैसे एंड 30 पैसे। 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसे और 30 पैसे का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, सभी नंबर को करते हैं ऐड और उतना ही टोटल टर्म से कर देते हैं डिवाइड, इससे निकल जाता है औसत। अब देखिए यहाँ पे 6 रुपया, 3 रुपया ये रुपये में दिया है, बाकी टर्म पैसा में दिया है। तो सभी को पैसे में बदल लेते हैं या सभी को रुपये में बदल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी को पैसे में बदल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और ये 300, 10 पैसे और 30 पैसे। टोटल कितना टर्म है, 4 टर्म है, तो 4 से कर देते हैं डिवाइड। कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 940 हो जाएगा। 940 को 4 से डिवाइड करते हैं। अब 940 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 5 × 20, यानी कितना आ जा रहा है, 235 पैसे आ जा रहा है। 235 पैसे आ गया। और फिर से रुपीज़ में, चूँकि रुपीज़ में आंसर दिया है ना, तो इसको हम 100 से कर देंगे डिवाइड, तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 2.35, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। उससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। मान के चलिए अगर a/b दिया है और इसका पावर अगर x है जो कि माइनस में है, इस माइनस पावर को अगर रिमूव करना है तो इस टर्म को हम पलट देंगे, यानी b/a कर देंगे और माइनस को रिमूव कर देंगे, यानी कि सिर्फ x हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए जो 1331 दिया हुआ है इसको हम सबसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और 729 नीचे हो जाएगा। और ये जो -2/3 है, अब ये +2/3 है क्योंकि टर्म को उलट दिया गया है। अच्छा, 2/3 को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/3 लिख सकते हैं। और 1/3 को क्या कहते हैं, क्यूब रूट भी बोला जाता है, क्यूब रूट। इस तरीके से इसको हम क्यूब रूट बना देते हैं। और इस तरीके से ब्रैकेट में चूँकि 2 यहाँ पे है ना, तो 2 यहाँ पे कर देते हैं। तो इसको अगर हम अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से वही हमारा पुराना 2/3 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए 1331 और 729 का हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो 1331 किसका क्यूब रूट होता है? 11, इसका क्यूब रूट 11 हो जाएगा और 729 का क्यूब रूट 9 हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर भी है तो इसको हम कर देंगे स्क्वायर, यानी 121/81 है ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट फैक्टर ऑफ 2640? निम्नलिखित में से कौन सा 2640 का गुणनखंड नहीं है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो 2640 दिया है इसको तोड़ देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 0 हो जाएगा। फिर से इसको हम तोड़ेंगे तो 2 से कर देते हैं तो 2 छक 12 2 छक 12, ठीक है, इतना टूट जाएगा। उसके बाद फिर इसको तोड़ते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 2 तिया 6, ये हो जाएगा। उसके बाद 333 को फिर से तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 110 हो जाएगा। अच्छा 110 को फिर से तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 55 × 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर ऑप्शन में हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है 55, तो 55 तो इसका फैक्टर है। उसके बाद दिया है 1320, तो 1320 तो इसका फैक्टर है। उसके बाद दिया है 33 0 भी इसका फैक्टर है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है ये किसी का फैक्टर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, राइट 280 इन कैनोनिकल फॉर्म और इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। 280 को कैनोनिकल रूप में लिखें। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं 280 को करते हैं फैक्टराइज, यानी कि गुणनखंड करते हैं। अब 280 को हम लिख सकते हैं 28 × 10। अब 28 को लिख सकते हैं 7 × 2 × 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब देखिए 2 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, × 5 × 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समोपवर्ती निकालना है। अब देखिए जो फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, भिन्न में जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जितना भी ऊपर वाला नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाले सारे नंबर का। ये देखिए सारे ऊपर वाले नंबर का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले नंबर का निकालेंगे एचसीएफ, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले नंबर का क्या हो जाएगा एलसीएम, 15 10 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे वाली संख्या का एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ देखिए सब अलग अलग है, यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा नीचे, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 30/1, यानी कि 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 9:7, इफ देयर एचसीएफ इज 8 देन व्हाट आर दोज नंबर्स। 2 संख्याओं का अनुपात 9:7 है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 8 है तो संख्याएं क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। मान के चलिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 12 और 18। अगर इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों में कॉमन क्या है, अगर इसको हम ब्रेक करें तो 2 × 6 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 × 6। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 6। अब यही 6 इसका एचसीएफ है। अगर रेशियो 2:3 दिया हुआ होता और एचसीएफ 6 दिया हुआ रहता तो ओरिजिनल नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करते, इस रेशियो में 6 से मल्टीप्लाई करते और इस रेशियो में फिर से 6 से मल्टीप्लाई करते। उसी तरीके से यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से दोनों में अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 9 × 8 = 72 और 8 × 7 = 56। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 2:1, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:1 और सेकेंड लार्जेस्ट एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 33 डिग्री और जो लार्जेस्ट एंगल है उसका 50% क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यानी कि त्रिभुज का बड़ा और छोटा कोण का अनुपात दिया हुआ है 2:1 और दूसरा सबसे बड़ा कोण दिया हुआ है 33 डिग्री और जो सबसे बड़ा कोण है उसका 50% पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 2:1 इसका रेशियो दिया हुआ है और हमारे पास थर्ड एंगल के रूप में 33 डिग्री है, तो इसको एक्स के टर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं, 2x + x प्लस तीसरा एंगल कितना 33 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा
180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये उधर माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो कितना निकल जाएगा, ये 3 से कैंसिल कर देते हैं 49, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 49। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2x में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 49, ये सबसे बड़ा एंगल निकल गया। और सबसे बड़ा कोण का 50% पूछा हुआ है, बस इसका 50% निकाल देना है, 50/100। अब उसके बाद इसको कर देंगे कैंसिल 2 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 8,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी तरीके से हम कर सकते हैं कि जो दिया हुआ है 8,000, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में 6% की रेट से उसका साधारण ब्याज पूछा हुआ है, तो यानी कि 6 × 18, 18% का वैल्यू पूछा हुआ है। तो 100% इक्वल टू इतना, तो 1% इक्वल टू इतना, तो 18% इक्वल टू, यानी कि 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 18 8 कितना होता है 144 और 1 जीरो, यानी कि 144 और 1 जीरो 1440 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1440 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, Pankaj made a down payment of rupees 12,000 for a motorcycle and paid rest amount of rupees 23,000 at the rate of 5% simple interest in 3 years. What was the price of motorcycle? क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये अग्रिम भुगतान किया जाता है, यानी कि डाउन पेमेंट किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में 23,000 रुपया चुकता के और पूरा ऋण चुका दिया जाता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद 5% के साधारण ब्याज के दर सहित, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 या 15% है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, इंटरेस्ट रेट लग रहा है, यानी कि 115% का वैल्यू दिया हुआ है 23,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 100% निकालें तो 100% कितना निकल के आ जाएगा, अब देखिए 1% निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा, और उसके बाद फिर से 100% निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद 23 से काटते हैं तो ये एक बार में, और कितना जीरो, 3 जीरो लग जाएगा, और उसके बाद 23 बच्चे 115, फिर से अगर हम 5 से काटें तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ गया, ये देखिए 20,000 रुपया 100% का वैल्यू आ गया 20,000 रुपया। और हमने कितना अग्रिम भुगतान किया था, यानी कि डाउन पेमेंट कितना किया हुआ था 12,000 रुपये। तो 12,000 और 20,000 टोटल कितने हो गए 32,000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 2/3 प्लस 7/4 प्लस 5/6 माइनस 3/8। अब क्या करेंगे, नीचे जो नंबर है उसका निकाल लेंगे एलसीएम, यानी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 और 24 को डिवाइड करेंगे 8 बार में, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। और उसके बाद ये कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा। और उसके बाद ये कितना बार में जाएगा तो 3 बार में जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि -9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58। 58 और 11 कितना हो जाएगा 69/24, यानी कि 69/24 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.42 मीटर, इट टेक्स 750 रोटेशन इन अ मिनट, इट्स स्पीड विल बी इक्वल टू। किसी पहिए की त्रिज्या 0.42 मीटर है, 1 मिनट में 750 चक्कर लगाता है, तो उसकी गति किसके बराबर होगी, गति निकालना है। तो देखिए अगर एक रोटेशन में ये जो डिस्टेंस कवर करता है, ये टोटल डिस्टेंस 750 चक्कर में कितना करेगा, इसका ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। अगर हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिए और टाइम दिया हुआ है तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड यानी कि गति निकाल सकते हैं। अब देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है
2 पाई आर होता है और आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पाई आर निकाल लेंगे और 750 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे ये जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 750 चक्कर का वैल्यू निकालना है और एक चक्कर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.42 मीटर। उसके बाद अगर यहाँ से हम दशमलव को हटाते हैं तो क्या करेंगे 100 देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 25 75, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा। अब देखिए 15 छक्का 90 और 22 9 198 यानी कि 1980 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा क्या मीटर। ठीक है, अच्छा ये मीटर में आ गया कितना 1980 मीटर आ गया, लेकिन आंसर किलोमीटर में दिया है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद कितना वैल्यू हो जाएगा 1.98 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया। टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट और इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड का वैल्यू क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम और डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल करके आया है 1.98 आया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा और इसका जो दिया हुआ है टाइम कितना दिया हुआ 1 मिनट यानी कि 1/60 हो जाएगा। अगर इसको हम पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 198 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.98 इंटू 60 हो जाएगा और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 118.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने मैथ का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो जाता है और पहला क्वेश्चन है फाइंड द बेस्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट्स द फॉलोइंग सीरीज। फुटबॉल सॉकर से संबंधित है तो टेबल टेनिस किससे संबंधित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिंग पोंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द ऑड वन ऑड इन द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे देखिए 11, 31 और 41 ये सभी प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 भाज्य संख्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि पहला और अंतिम अक्षर को बदल दिया जाता है और बदलने के बाद उसे आरोही क्रम में रखा जाता है, दूसरे स्थान पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए सभी को हम पहला और इसका लास्ट एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं, तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहला ऑप्शन को ही करते हैं, पहले सी आ जाएगा, फिर YMBIOTI और सी की जगह पे यहाँ एस आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर में भी उसी काम को करते हैं, STEMATI एस हो जाएगा और तीसरा नंबर में भी वही करते हैं, CEISMI सी की जगह पे फिर से एस आ जाएगा। और उसके बाद इसमें करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में और फर्स्ट में दोनों ही जगह पे क्या है एस है, तो ये तो पहले ही नंबर ये इलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन से। अच्छा पहला नंबर में कौन है, पहला नंबर में देखिए सी तो तीनों से शुरू हो रहा है। उसके बाद दूसरा लेटर देखे तो ये वाई है, ये वाई है, ये ई है, यानी कि पहला नंबर तो फिक्स हो गया ये है, लेकिन क्वेश्चन में पहला नहीं बल्कि दूसरा पूछा हुआ है। तो देखिए दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी सी से शुरू है, ये भी सी से शुरू है, उसके बाद इसका भी दूसरा लेटर वाई, इसका भी दूसरा वाई, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एम है, ये एस है, पहले एम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का यानी कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट कि डेंगू इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज और दूसरा स्टेटमेंट दिया है प्लेग इज स्प्रेड बाय फ्लीज। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला कथन है कि डेंगू मच्छरों से फैल गया है और उसके बाद दिया है प्लेग फ्लाज से फैल गया है। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया है कीट नियंत्रण महत्वपूर्ण है, ये तो कथन से कोई मैच ही नहीं कर रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर पे देखिए एक जीवित जीव की हत्या एक पाप है, ऐसा
ऑप्शन में कोई भी बात नहीं कहा हुआ है कि एक जीवित जीव की हत्या एक पाप है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए और दोनों नहीं होगा, दोनों अगर गलत होगा तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन ऑट इन द गिवन सीरीज पोलर, पांडा, हनी, स्लोथ। दी गई श्रृंखला में संबंधित विषय चुने। ध्रुवीय, पांडा, हनी, स्लोथ। देखिए इसमें देखने से भी पता चल रहा है कि हनी अलग है, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, हनी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन ऑट इन द गिवन सीरीज सिगरेट, चिमनी, सिगार और बीड़ी। अब देखिए दी गई श्रृंखला में असंबंधित विषय को चुनना है, जिसमें देखिए सिगरेट, सिगार और बीड़ी ये धूम्रपान वाली चीज़ है, लेकिन चिमनी ऐसा कुछ नहीं है, तो चिमनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एनालॉगी विच यू थिंक मैचेज बेस्ड इन द गिवन एग्जाम्पल। अब देखिए मीटर इन से रिलेटेड है, तो जूल किससे रिलेटेड होगा? कैलोरी से रिलेटेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और उसके बाद डिलीट करना है अल्टरनेट लेटर को, यानी कि एक के बाद एक लेटर को डिलीट करते जाना है सीरीज से, और वो लेटर फाइंड करना है जो कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा सीरीज़ को, ठीक है। तो एक श्रृंखला को उल्टा क्रम में लिखने के लिए कहा जाता है, और एक के बाद एक यानी कि एकांतर वर्ण को हटाने के लिए कहा जाता है, और फिर जो नया वर्ण है जो 2 समान भागों में विभाजित करेगा वो नया वर्ण यानी कि लेटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जूम करते हैं, उसके बाद देखिए एक के बाद एक हम हटाना शुरू करते हैं, तो वाई हट जाएगा, डब्ल्यू हट जाएगा, यू, एस, क्यू, एम ओ, उसके बाद एम, के, आई, जी, ई, सी और ए हट जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा बच गया है, जेड, एक्स, यू, ये सब सारा बच गए हैं, ठीक है। अब इसमें से हम बीच वाला फाइंड कर लेते हैं, तो बीच वाला क्या हो जाएगा? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर है, यानी कि 7वां होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, यानी कि एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, when the letters of the word CADMP are rearranged in alphabetical series, then how many such letters as in the given word remain the same position। अब देखिए CADMP को वर्णानुक्रम में लिखने पर कितने वर्णों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा? तो देखिए बहुत इजी है, क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लिखना है, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, ए आता है, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद पी। देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जिससे इसका पोजीशन 1, इसका 3, इसका 4, इसका 13 और इसका 16। तो देखिए बढ़ते क्रम में हमने सजा दिया है। उसके बाद पूछा हुआ कि कितना का प्लेस चेंज नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे DMP का प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, जो पहले था वो अब भी है, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन लेटर सीक्वेंस फाइंड विच लेटर शुड कम नेक्स्ट। नीचे दी गई वर्ण श्रृंखला का अगला वर्ण कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, तो क्या होगा, ई होगा। अगर एफ रहता तो एफ भी आगे होता, तो यहाँ पे क्या होगा, ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है, पहले ए लिखा, फिर ए बी लिखा, फिर ए बी सी लिखा, फिर ए बी सी डी लिखा, उसके बाद ए बी सी डी ई लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता अगला सीरीज, ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखता, तो डी के बाद कौन सा आएगा, ई आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स ESRO। ईच लेटर शुड बी यूज्ड ओनली वंस इन ईच वर्ड, ठीक है। ESRO की सहायता से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक वर्ण मात्र एक ही बार प्रयोग करना है।
अब देखिए कितने शब्द बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बना सकते हैं, एक रोज़ बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा और क्या बनाया जा सकता है, ओर्स बनाया जा सकता है, ये देखिए ओर्स बन गया। उसके बाद बनाया जा सकता है सोर, SORE, ठीक है। यानी इस तरीके से 3 मीनिंगफुल शब्द बन जाएंगे, 3 मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, ऑर्डर द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, विच वर्ड विल बी द लास्ट वन। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें, इस क्रम में अंतिम शब्द कौन सा होगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अगर लिखना है तो देखिए सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सब तो ए से शुरू है, दूसरा लेटर देखिए इसका बी से है, बाकी सबका सी से है, तो पहला नंबर पे तो यही हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। अच्छा दूसरा नंबर पे क्या होगा, देखिए पहला लेटर सबका ए से है, दूसरा सबका सी से है, और तीसरा अगर देखिएगा तो तीसरा में ये देखिए इसका टी से है, इसका सी से है, और इसका क्यू से है, इसका एस से है, तो ये भी दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, कि देखिए एच वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्यू का 17 होता है, टी का 20 होता है, लेकिन एच का 8 होता है, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कोई होगा, तो देखिए इसका 20 होता है, इसका 17 होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 17 होता है, तो क्या बचा, ये बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, स्टडी द गिवन सीक्वेंस, बेस्ड ऑन द गिवन सीक्वेंस फाइंड आउट व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। दी गई वर्णमाला का अध्ययन करें, उपयुक्त वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एन है, उसके बाद क्यू है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए एन है, क्यू है, फिर जेड है, तो नेक्स्ट क्या होगा, एस होगा। और अगर हम ऑप्शन को देखें तो एक ही ऑप्शन है जो एस से शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज बाय फाइंडिंग एप्रोप्रिएट मिसिंग टर्म रिप्रेजेंटेड बाय क्वेश्चन मार्क, फाइंड द करेक्ट टर्म फ्रॉम प्रोवाइडेड ऑप्शंस। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। अब देखिए इसमें क्या करना है कि ये जो जे है, जे के बाद एल है, एल के बाद ओ है, ओ के बाद क्या है, एस है, कितना बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर कितना बढ़ेगा 5। देखिए जे से एच हुआ है, जे का होता है 10, एल का होता है 12, उसके बाद ओ का होता है 15 और एस का होता है 19, ठीक है। तो देखिए पहले 2 बढ़ा, फिर 12 से 15 3 बढ़ा, फिर 15 से 19 4 बढ़ा, तो 19 में अब कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, और 19 और 5 कितना होता है 24, और 24 कौन सा लेटर होता है, एक्स का होता है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो एक्स से शुरू हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, XW। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना स्टार्ट करें तो इसमें हम देख क्या सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देखिए जो डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड का अर्थ क्या है, गुना है, ठीक है। और जब डिवाइड का अर्थ गुना हो जाएगा और गुने 0 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा, और यहाँ पे चूँकि डिवाइड का मीन्स क्या है, मल्टीप्लाइड बाई है, यानी कि अगर 0 से गुना करेंगे जो भी यहाँ पे आएगा, और 0 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, in the following question arrange the given words in the meaningful sequence and then choose the most appropriate sequence from the amongst alternative provided below question। आंध्र प्रदेश, यूनिवर्स, तिरुपति, वर्ल्ड, इंडिया। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त अनुक्रम को चुनें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए तिरुपति कहाँ है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, यानी कि आंध्र प्रदेश के किसी जिला में है तिरुपति, तो सबसे पहले होता है जिला, उसके बाद होगा राज्य, उसके बाद होगा देश, उसके बाद होगा विश्व, उसके बाद होगा ब्रह्मांड, यानी कि 3 हो जाएगा पहले, यानी कि जिला, उसके बाद राज्य यानी कि 1, उसके बाद देश यानी कि 5, और उसके बाद देश के बाद क्या हो जाएगा, विश्व हो जाएगा यानी कि 4, और उसके बाद ब्रह्मांड यानी कि 2। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में
जो साइन का मीनिंग दिया हुआ है उसको बस पुट कर देना है और कैलकुलेट कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है 217 और गुना का अर्थ क्या है, ये देखिए भाग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड बाय का साइन दे देंगे। उसके बाद 310 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 190 और प्लस का अर्थ कितना था माइनस 114 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या दिया है इंटू 190 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज किया हुआ है और क्लोज करने के बाद फिर क्या है कि देखिए माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है इंटू। देखिए यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है इंटू है, तो इंटू दे देंगे। उसके बाद 100 और डिवाइड बाय का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस 50 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 217 को 310 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 31 से ये 7 बार में कट जा रहा है, यानी कि 7 ऊपर में हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, ये माइनस लिख दिया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कि 190 में 114 घटाएंगे तो कितना बचेगा 76 बच जाएगा। और ये देखिए अच्छा यहाँ पे इंटू का मतलब क्या था, इंटू का मतलब डिवाइड था, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड बाई 190 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 100 प्लस 50 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हम काटेंगे तो 19 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा 19 चौके 76 है ना, 19 चौके 76 और यह नीचे कितना बचेगा, नीचे बच जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे 10 इसका एलसीएम आ जाएगा है ना, एलसीएम आ गया और 7 में से 4 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3/10 बच गया। ठीक है, 3/10 बच गया, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 दिया 30 और ये 50 दिया हुआ है, यानी कि टोटल कितना हो गया 30 और 50 80। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन है कि पी और क्यू एस के बच्चे हैं, एस के बच्चे हैं पी और क्यू। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में से चुनें जो आवश्यक है, यानी कि इस कथन को पूरा करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है वो चुनना है, उस ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए बोला क्या है कि एस के 2 बच्चे हैं पी और क्यू। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखते हैं, आर पी का भाई है, आर पी का भाई है तो प्लस दे देते हैं। उसके बाद और टी का बेटा है, यानी आर के बारे में बोल रहा है टी बेटा है। देखिए अभी तक टी और एस का जेंडर नहीं पता चला है कि ये मेल है या फीमेल है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, यू क्यू की माँ है। अब देखिए अगर यू माँ है तो ये पिता रहे होंगे, एस पिता रहे होंगे। अब पता चल गया ना कि कौन पिता है, तो पिता कौन है एस पिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से पता चला कि पिता कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें है रोहित आदित्य का पिता है, रोहित आदित्य का पिता है। ठीक है, लेकिन आदित्य उसका बेटा नहीं है, आदित्य बेटा नहीं है तो बेटी हो जाएगी। मोहिनी आदित्य की बेटी है, तो मोहिनी को हम दिखा देते हैं MO से, और ये क्या है बेटी है। ठीक है, शालिनी रोहित की पत्नी है, शालिनी पत्नी है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट गौतम आदित्य का भाई है, गौतम आदित्य का भाई है, तो प्लस इससे दिखा देते हैं इसको। उसके बाद हिमांशु गौतम का पुत्र है। ठीक है, गौतम को पुत्र हिमांशु है, तो इसको भी प्लस से दिखा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मीरा गौतम की पत्नी है, मीरा गौतम की पत्नी है, तो ये दोनों भी पति पत्नी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि रोहित की पोती कौन है, यानी कि ग्रैंड डॉटर कौन है। अब देखिए रोहित की ग्रैंड डॉटर कौन हो जाएगी, रोहित की ग्रैंड डॉटर होगी ये देखिए मोहिनी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो इसकी क्या हो जाएगी पोतो हो जाएगी है ना, तो ये तो हो नहीं सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जनरल जीके का 30 क्वेश्चन, झारखंड जीके का 30 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग का 40 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।